स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में। इस वीडियो से हम एक नई लेक्चर सीरीज को शुरू करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अपना थर्ड प्रोफेशनल का सब्जेक्ट जो कि कौमार भृत्य, जिसको हम मॉडर्न में किसके साथ, पीडियाट्रिक्स के साथ कोरिलेट करते हैं। कौमार भृत्य का थर्ड प्रोफ में सिर्फ एक ही पेपर होने वाला है, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है भाई बहुत ही ज़्यादा वाइड है, तो आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ने की नीड है, क्योंकि एक पेपर है तो और सिलेबस ज़्यादा है तो इससे क्या है, पासिंग मार्क्स लाना थोड़ा टफ हो जाता है। इसीलिए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा टॉपिक, और टोटली एनसीआईएसएम बेस्ड ये सीरीज रहने वाली है, क्योंकि हम कोई भी टॉपिक ओल्ड पैटर्न से नहीं पढ़ेंगे। और अभी तक मार्केट में कोई बुक भी अवेलेबल नहीं है और इसका पूरा सिलेबस इधर उधर दे रखा है पुरानी बुक्स में, तो मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ वो टोटली एनसीआईएसएम बेस्ड है, और उनको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमेशा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कौमार भृत्य का बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि ये पहला लेक्चर है और यही हमारे सिलेबस में पहला टॉपिक दे रखा है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू कौमार भृत्य। इसमें हम पढ़ेंगे उसका परिचय, उसकी निरुक्ति, परिभाषा, महत्व, स्कोप और क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज का उपयोग किया जाता है कौमार भृत्य में, उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कौमार भृत्य का परिचय। जैसा कि कौमार भृत्य आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि इसमें दो शब्दों से मिलकर कौमार भृत्य बनाया गया है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द। कौन कौन से हैं वो? कौमार प्लस भृत्य। कौमार से एक हमारे मन में एक विचार भी आता है कि कौमार कोई ऐसा इंडिविजुअल जो बहुत ज्यादा मैच्योर ना हुआ हो, या जिसकी जो क्या है ग्रोथ बहुत ज्यादा ना हुई हो, उससे हम कौमार समझते हैं। जैसे कि कौमार से आप क्या रिलेट करते हैं? कुमारी, कोई कुमारी लड़की है, कोई कुमार है, कुमार जैसे कोई बालक है, तो वहां से हमें एक आइडिया लग जाता है कि कौमार का क्या मतलब है। वहीं पे भृत्य से हम क्या समझते हैं? भृत्य का मतलब होता है भरण पोषण, यानी कि हम उसे क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसे किस तरह की डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसका पालन पोषण किस तरह से कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है भृत्य। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि हमें किस तरह से लिखनी है, तो यहाँ से क्या है कि कौमार किससे हम क्या बोध करते हैं? कौमार शब्द हमें किसका बोध कराता है? हमें कुमार का बोध कराता है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है प्रसंग अनुसार गर्भ काल से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले बालक को क्या बोला गया है यहाँ पे? कौमार। यानी कि ऐसा इंडिविजुअल जो गर्भ काल से लेकर कितना हो, 16 वर्ष, तो उसे हमने क्या संज्ञा दी है? उसको हमने संज्ञा दी है कौमार की, ठीक है, कौमार की या कुमार की, ठीक है। वहीं पे अगर हम भृत्य की बात करें, भृत्य से तात्पर्य है भरण पोषण से, ठीक है, यानी कि डाइट लेना, उसको किस तरह से हम उसका पालन पोषण कर रहे हैं, उसकी किस तरह से उसको ग्रो कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये भृत्य के अंदर आता है, ठीक है। अब हम अगर इसकी निरुक्ति भी देखें तो वो क्या दर्शाती है? वो हमें बताती है कि कुमारस्य भरण अधिकृत्य कृतम कौमार भृत्यम, यानी कि कुमार के भरण विषय तंत्र अर्थात शास्त्र को क्या कहते हैं? कौमार भृत्य। कौमार भृत्य क्या है भाई? एक ऐसा शास्त्र है या ऐसा विषय है जिसमें हमें क्या बताया गया है कि कुमार यानी कि बालक के भरण पोषण आदि का उल्लेख जिसमें किया गया है, वही क्या है? वो है हमारा कौमार भृत्य, ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा देखें, जो कि हमें श्लोक दे रखा है सुश्रुत सूत्र में, क्या है ये? बहुत ही देखो इंपॉर्टेंट श्लोक है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि बताओ भाई कौमार भृत्य की क्या परिभाषा है, तो आपको यही श्लोक सुनाना है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या है। कौमार भृत्यम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन गृह समुत्थानश्च व्याधि उपशमनार्थम, ठीक है। तो ये इसका क्या है भाई श्लोक है। इसका मतलब क्या है? आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जिस शास्त्र में शिशु का क्या है पालन पोषण का उल्लेख किया हो, जिसमें धात्री क्षीर के गुण दोष एवं उसके निवारण के उपाय के बारे में बताया गया हो, साथ ही में दुष्ट स्तन के सेवन से क्या है कोई जो व्याधि या रोग उत्पन्न हो जाता है तथा उसके समन के उपाय का उल्लेख किया गया हो, या ग्रह तथा उपसर्ग से होने वाले रोग तथा उनके समन का उपाय वर्णित हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कौमार भृत्य कहा जाता है। समझ गया इस बात को? यानी कि कौमार भृत्य कैसा है? एक ऐसा शास्त्र है जिसमें शिशु के भरण पोषण का उल्लेख हो, या धात्री क्षीर दुष्ट स्तन आदि से होने वाले रोग तथा उनके क्या समन का उपाय वर्णित हो, तथा ग्रह एवं उपसर्ग से भी होने वाले रोग का जिसमें क्या हो, रोग या उनके समन का वर्णन हो, तो उसे क्या कहा जाता है? कौमार भृत्य कहा जाता है। कौमार भृत्य वही है कि भाई बालक विशेष का विज्ञान है कि हमें उसे किस तरह से बड़ा करना है, उसमें क्या क्या बीमारियां देखने को मिलती हैं, ये सब किसके अंदर आता है? ये आता है कौमार भृत्य के। तो ये रही हमारी परिभाषा, ये श्लोक जरूर याद कीजिए। अब हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ कौमार भृत्य क्या है। अगर हम स्कोप ऑफ कौमार भृत्य की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें क्या है कि बालकों की वृद्धि एवं विकास का क्या है? ये समुचित अध्ययन एवं आवश्यकता अनुसार चिकित्सा। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें
बालकों की वृद्धि यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या है, हम समुचित अध्ययन कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उसकी चिकित्सा भी कर सकते हैं अगर उसमें कोई फॉल्ट हमें देखने को मिल रहा है वृद्धि में, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में। समझ गए। साथ ही में क्या है कि कुपोषण जन्य व्याधियों से शिशु का बचाव और चिकित्सा, यानी कि कोई भी ऐसी न्यूट्रिशनल डिफेक्ट की वजह से या डाइट की कमी की वजह से जो भी बच्चों में व्याधियां उत्पन्न होती हैं, मुझसे उसका बचाव कर सकते हैं और उनकी चिकित्सा भी कर सकते हैं। वहीं क्या है, बाल पंचकर्म का विभिन्न व्याधि जैसे सेरिब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑटिज्म इत्यादि में उपयोग। ठीक है। और इसका क्या है स्कोप कि हम बाल पंचकर्म जो होता है ना, उसका उपयोग किस कौन कौन सी व्याधियों में कर सकते हैं, सेरिब्रल पाल्सी में, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, ऑटिज्म इत्यादि में भी किया जा सकता है। साथ ही में क्या कर सकते हैं, स्वर्ण प्रसन, विभिन्न लेह योगों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, यानी कि जो इम्यूनिटी है इंडिविजुअल की, चाइल्ड्स की, हम उनको बढ़ा सकते हैं। किसके द्वारा, स्वर्ण प्रसन, स्वर्ण प्राशन और विभिन्न लेह योग जैसे चमनप्राश आदि। किसके काम आता है, वो बालकों का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, यानी कि जो इम्यूनिटी है उसको वृद्धि करने का ही तो काम आता है। तो ये भी किसके अंदर वर्णित है, ये भी कौमार वृत्त के अंदर ही वर्णित। इसका अगला पॉइंट है कि हम शिशु के जो अभिभावक होते हैं, कौन, शिशु के जो अभिभावक का हैं, यानी कि जो पेरेंट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, विभिन्न कुप्रथाओं यानी कि जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसके प्रति हम क्या करते हैं, जागरूक भी करने की कोशिश करते हैं। ये भी किसके अंदर है, ये भी कौमार वृत्त के अंदर ही आता है। अब हम देखते हैं कि कौमार वृत्त का महत्व क्या है। कौमार वृत्त की महत्व इन द सेंस इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि आपको पता है कि देवताओं में किसको श्रेष्ठ माना है, देवताओं में अग्नि को श्रेष्ठ माना है। उसी प्रकार क्या है, आयुर्वेद के 8 अंगों में किसको श्रेष्ठ माना गया है, कौमार वृत्त को श्रेष्ठ बताया है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, कौमार वृत्त के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, जो बच्चा है हम उसको बड़ा कर रहे हैं। ठीक है। जिस बच्चे को हमने भरण पोषण के बड़ा किया, उसके बाद हम अदर जो सब्जेक्ट हैं हमारे, चाहे काय चिकित्सा हो गया, पंचकर्म हो गया, उसके द्वारा ही तो हम उसकी चिकित्सा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो इसीलिए इसको कौमार वृत्त को श्रेष्ठ बताया गया है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार देवताओं में अग्नि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार आयुर्वेद के 8 तंत्रों में कौमार वृत्त को श्रेष्ठ बताया है। क्योंकि कौमार वृत्त में वर्णित उपक्रमों द्वारा क्या हम क्या करते हैं, बालक की सेवा करते हैं, सेवा कर उसे क्या करते हैं, उसे बड़ा किया जाता है। और आयुर्वेद के अन्य अंगों द्वारा उस बालक की चिकित्सा की जाती है। यानी कि अगर हम बच्चे को बड़ा कर पाएंगे तभी तो कोई इंडिविजुअल उसकी चिकित्सा कर पाएगा। अगर हम उचित रूप से बालक को बड़ा ही नहीं कर सकेंगे तो चिकित्सा कैसे कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कौमार वृत्त को क्या है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। तो इस बात को ध्यान रखना है। इसका एक श्लोक भी है जिसको आप बुक से देख सकते हैं, उसको मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है। अब देखते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम कौन कौन सी कौमार वृत्त में उपयोग करते हैं। कौमार वृत्त की एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि जात मात्र। जात मात्र का मतलब होता है कि ऐसा बच्चा जो अभी अभी जन्म लिया हो। क्या है, ऐसा शिशु जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो किंतु उसके नाभि नाल को अभी नहीं काटा गया हो। यानी कि ऐसा इंडिविजुअल जिसने जस्ट जन्म लिया हो, उसकी जो अम्बाइलिकल कॉर्ड है उसको काटा नहीं गया हो, तो ऐसे बच्चे को हम क्या बोलते हैं, जात मात्र। समझ गए। और दूसरा इसकी हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है सधोजात। सधोजात का मतलब होता है तुरंत जन्म लिए हुए बच्चे को हम क्या बोलते हैं, सधोजात। ठीक है। सधोजात और इसमें क्या फर्क है, इसमें फर्क है कि उसकी जो नाभि नाल है उसको काटा नहीं गया होता, लेकिन सधोजात में नाभि नाल को यानी कि अम्बाइलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है। वहीं पे शिशु से क्या तात्पर्य है, शिशु का मतलब है अतिशय शयने इति शिशु, यानी कि जो बालक अधिक शयन करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे शिशु की संज्ञा दी गई है। समझ गए इस बात को। वहीं पे बालक क्या है, बालक की भी एक परिभाषा है। ठीक है। बाल्य अवस्था उसे कहते हैं जिसमें शरीर में क्या होता है, निरंतर बल की वृद्धि हो, शरीर की धातुओं का पूर्ण रूप से पाक नहीं हुआ हो और शरीर में मूर्छा आदि के चिन्ह उत्पन्न ना हो, शरीर कोमल हो तथा क्लेश सहन करने में असमर्थ हो, सभी प्रकार से शरीर में क्या हो रही हो, बल की वृद्धि हो रही हो तथा कफ की प्रधानता हो। तो ये किसने कहा है, ये हमारे आचार्य चरक ने कहा है। वहीं पे आचार्य सुश्रुत जी ने क्या है, 16 वर्ष तक के बच्चे को बालक की संज्ञा दी है। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिसकी आयु कितनी है, 16 वर्ष तक है, उसको हम बालक कह सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। वहीं पे अब देखते हैं इन्फेंट किसे कहा है। इन्फेंट का मतलब होता है अ चाइल्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, यानी 1 साल तक के बच्चे को क्या कह सकते हैं, इन्फेंट। वहीं पे टोडलर किसे कहा जाता है, टोडलर कहा जाता है चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 2 to 4 ईयर, यानी कि ऐसा इंडिविजुअल जो 2 से 4 साल के बीच का हो, हम उसे टोडलर कहते हैं। देखो इसकी टर्मिनोलॉजीज और भी हैं जिसको हम कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। हम जो इसका 3rd टॉपिक है न्यूनेटोलॉजी है ना, उसमें हम पढ़ेंगे कई सारे
जो डिटेल में इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं कि लो बर्थ वेट क्या है, ये सारी चीज़ों को हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़े हमने 4-5 टर्मिनोलॉजीज देख ली हैं जो बेसिक हैं, डिटेल में आगे आने वाली हैं, इसीलिए मैंने 2-2 जगह उसको नहीं बता रहा हूँ आपको। अब हम देखते हैं वयोभेद। वयोभेद का मतलब वो देखो, वय का मतलब होता है एज। वय का मतलब क्या है? एज। तो ये भी पता होना जरूरी है। वयोभेद यानी क्लासिफिकेशन एज ऑफ एज, मतलब एज को या जो एज ग्रुप है उसे हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो क्या है, काल प्रमाण की अपेक्षा रखने वाले शरीर की अवस्था विशेष को क्या कहा गया है? वय कहा गया है। यानी कि एज क्या है? एज भाई एक टाइम, एज क्या है? एज टाइम की तो अपेक्षा रखता है। जैसे अभी 18 साल में इंडिविजुअल जवान है तो उसका एक ही टाइम है। वही इंडिविजुअल जब 50 का पहुंचेगा तो क्या होगा? थोड़ा बूढ़ा होने लगेगा, क्योंकि टाइम डिफरेंट है ना, टाइम की ही तो वो अपेक्षा रख रहा है। उसी को क्या है, ये वय की परिभाषा है। इसको आप पढ़ सकते हैं क्या? काल प्रमाण की अपेक्षा रखने वाले शरीर की अवस्था विशेष को क्या कहा जाता है? अवस्था विशेष को हम वय कहते हैं। अब आचार्य कश्यप के मत अनुसार क्या है? वय कितने 3 प्रकार से डिवाइड किया है। कौन से? गर्भावस्था, बाल्यावस्था और कुमारावस्था। पुनः इनके कितने किए गए हैं भाई? पुनः भेद अनुसार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? यौवन, मध्य और वृद्ध। अन्य 3 प्रकार के वयोभेद भी किए हैं। कौन कौन से? क्षीरप कोई क्या है? क्षीरप कोई इनने माना बाल्यावस्था। क्षीरप कौन सी अवस्था होती है? 1 वर्ष तक की, मतलब ऐसा बच्चा जो जन्म से लेके 1 वर्ष तक कौन है? उसे हम क्षीरप कहते हैं। और अन्नाद जिसको हम क्या कहते हैं? कौमार अवस्था। उसे क्या कहते हैं? 1 वर्ष से लेके 16 वर्ष तक के बच्चे को अन्नाद या कौमार अवस्था कहा जाता है। यौवन कौन सी अवस्था है? यौवन अवस्था है हमारी 16 से लेके 34 वर्ष तक के इंसान को क्या कहते हैं? यौवन, यानी कि उसकी यौवन अवस्था चल रही है। वहीं पे मध्यम किसने माना है? 70 वर्ष तक के इंडिविजुअल को। वहीं पे वृद्ध जो 70 वर्ष से अधिक है उसको वृद्ध की संज्ञा दी गई है। तो समझ गए इसको? ये किसके अनुसार था? ये कश्यप के अनुसार है। ये इस बात को जरूर ध्यान रखना है। यानी कि कश्यप ने क्या है, पहले 3 भाग में बांटा है, जो कि है गर्भावस्था, बाल्यावस्था और कुमारावस्था। उन्होंने फिर से इसे पुनः 3 भाग में बांट दिया है। कौन कौन सा? यौवन, मध्य और वृद्ध। ये मध्य और वृद्ध तो यही रहेगा। मध्य क्या है? 70 वर्ष तक की आयु वाला कौन है? वृद्ध, मध्यम अवस्था है। और वृद्ध कौन है? जो 70 वर्ष से अधिक है। ठीक है, अब क्या बचा? अब बचा हमारा यौवन। यौवन तो हमने क्या कर लिया? यौवन कौन है? 16 से लेके 34 वर्ष तक। अब बची हमारी 2 अवस्था। कौन कौन सी बची? क्षीरप ये बाल्यावस्था और कुमार अवस्था। बाल्यावस्था को इनने क्या माना है? बाल्यावस्था यानी 1 वर्ष तक, और कुमार अवस्था 1 से लेके 16 वर्ष तक। अगर ये 2 चीजें याद नहीं रहती हैं तो डायरेक्ट ये वाला याद कर लेना। ठीक है, बात खत्म हो जाती है। यहाँ पे मैंने अलग अलग क्लासिफिकेशन इसीलिए बता दिया क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो। वहीं पे चरक ने क्या माना है? वयोभेद। चरक ने सिर्फ 3 ही माने हैं। कौन कौन से? बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और जीर्ण अवस्था। बाल्यावस्था को उन्होंने 2 भाग में डिवाइड किया है। क्या है? 1 से 16 वर्ष तक की वो क्या है? कफ प्रधान होती है। वहीं पे 16 से लेकर 30 वर्ष तक की अवस्था कैसी है? धातुओं की वृद्धि वाली अवस्था होती है। इसको भी उन्होंने टोटल को क्या बाल्यावस्था ही माना है। भाई मध्य अवस्था क्या है? 60 वर्ष तक, और जीर्ण अवस्था 100 वर्ष तक, यानी कि 100 वर्ष तक उन्होंने जीर्ण अवस्था मानी है। वहीं पे कश्यप ने डायरेक्ट वृद्ध माना है। वृद्ध का 70 से अधिक के वर्ष का जो इंडिविजुअल है उसे वृद्ध माना है, यानी बूढ़ा माना है। वहीं पे सुश्रुत ने क्या कहा है? सुश्रुत ने भाई कुछ और ही कहा है। सुश्रुत ने भी 3 में डिवाइड किया। क्या? बाल्य, मध्य और वृद्ध। उसमें बाल्य में उसने 3 भाग किए हैं। कौन कौन से? क्षीरप, क्षीरन्नाद और क्या है? अन्नाद। क्षीरप को क्या है? 1 वर्ष तक का बच्चा। क्षीरन्नाद क्या? 2 वर्ष तक का। वहीं अन्नाद किसे माना है? 2 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चे को उन्होंने अन्नाद की संज्ञा दी है। अब मध्यम में उन्होंने 4 भाग में डिवाइड किया है। क्या? वृद्धि, यौवन, संपूर्ण और हानि। वृद्धि मतलब ऐसा इंडिविजुअल उसकी ग्रोथ हो रही होगी। कब तक? 20 वर्ष तक इंडिविजुअल की ग्रोथ होती रहती है। यौवन कब माना है? 30 वर्ष तक। संपूर्ण किसे? 40 वर्ष तक इंडिविजुअल पूर्ण रूप से संपूर्ण हो जाता है उसका शरीर। वहीं पे हानि कब छीड़ होने लगता है शरीर? 70 वर्ष की आयु तक क्या है? वो छीड़ होने लगता है। और वृद्ध इंडिविजुअल इन्होंने माना कि 70 वर्ष से अधिक का इंसान कैसा हो जाता है? बूढ़ा होने लगता है। तो समझ गए इस बात को? फिर से एक बार देख लो भाई। आचार्य कश्यप ने क्या माना है? बाल्यावस्था, कौमार अवस्था, यौवन, मध्य, वृद्ध। बाल्यावस्था को क्षीरप अवस्था भी उन्होंने कहा है, कौमार अवस्था को अन्नाद अवस्था भी कहा है। समझ गए इस बात को? चरक ने सिर्फ 3 मानी है, बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और जीर्ण अवस्था। आचार्य सुश्रुत ने 3 मानी है, बाल्य, मध्य, वृद्ध। बाल्य को 3 भाग में विभाजन किया है, क्षीरप, क्षीरन्नाद और अन्नाद।
मध्यम में क्या माना है, मध्यम में माना है वृद्धि, यौवन, संपूर्ण, हानि। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न की क्लासिफिकेशन क्या है। पीरियड ऑफ ग्रोथ में अगर हम बात करें तो क्या है, पेरीनेटल पीरियड और क्या, पेरीनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड और एडोलेसेंस। ठीक है, पहला क्या था हमारा, प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल और एडोलेसेंस। अब हम बात करें अगर प्रीनेटल पीरियड क्या है, प्रीनेटल पीरियड में अगर हम देखें तो क्या है, ओवम 0 to 14 days of unfertilized egg, zygote after fertilization, embryo 14th day till 9th week of gestation को क्या बोला है, embryo fetus क्या है, from 9th week of gestation till birth। अब पेरीनेटल क्या है, पेरीनेटल पीरियड होता है क्या, 22 week of gestation to 7 days after birth, यानी कि 22 वीक से लेके 22 वीक से 7 days आफ्टर बर्थ क्या है हमारा, पेरीनेटल। अब आते हैं पोस्टनेटल, यानी कि बच्चा भाई बाहर आ गया है। इसमें क्या है, सबसे पहला है न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न किसे कहते हैं, फर्स्ट 4 वीक आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के पहले 4 हफ्ते तक हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न बोलते हैं। उसके बाद क्या बोला जाता है, अर्ली न्यूनेट्स किसे बोलते हैं, अर्ली न्यूनेट्स बोलते हैं फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ, यानी कि बर्थ होने के पहले वीक में क्या हम उसे बोलते हैं, अर्ली न्यूनेट। टोडलर में आपको पहले भी बताया है कि 2 से 4 वर्ष तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, टोडलर, या इसमें लिखा है 1 से 3, अलग अलग थोड़ा परसेप्शन है लेकिन दोनों ही ठीक है। वहीं पे इन्फेंट किसको बोला गया, इन्फेंट बोला है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, यानी 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। प्री स्कूल चाइल्ड बोला जाता है 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे को, स्कूल चाइल्ड बोलते हैं 6 से लेके 12 साल तक के बच्चे को। समझ गए। न्यूबॉर्न किसे बोलते हैं, फर्स्ट 4th वीक आफ्टर बर्थ, अर्ली न्यूनेट फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ। अब हम देखते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या है, एडोलेसेंस को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है, क्या, अर्ली, मिडिल और लेट। अर्ली एडोलेसेंस कौन सा है, 10 से लेके 13 साल तक का। मिडिल क्या है, 14 से लेके 16 साल तक का। लेट में है 17 से लेके 20 साल तक का। वहीं पे अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एज को अगर करें अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल टाइम के, तो भाई ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा कि टर्म न्यूनेट किसे बोलते हैं, ऐसा इंडिविजुअल जो कब जन्मा हो, 37 टू लेस देन 42 वीक, यानी कि ऐसा इंडिविजुअल जो 37 वीक से लेके 42 वीक के बीच में जन्मा हो, वो क्या है, वो है टर्म न्यूनेट। वहीं पे प्री टर्म न्यूनेट कौन है, ऐसा न्यूनेट जो कब जन्मा हो, 36 हफ्ते यानी कि 37 हफ्ते से पहले ही जन्म हो गया हो, जिसका यानी कि लेस देन 37 वीक्स जो हो, वो क्या है, वो है प्री टर्म न्यूनेट है। पोस्ट टर्म क्या है, ऐसा इंडिविजुअल जो 42 वीक के बाद जन्मा हो या उससे ज्यादा उसका गेस्टेशन हो, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट टर्म न्यूनेट। समझ गए। टर्म न्यूनेट का मतलब है ऐसा इंडिविजुअल जो 47 वीक से लेके कब तक, 42 वीक के बीच में जन्मा हो, वो है हमारा टर्म न्यूनेट। प्री टर्म न्यूनेट ऐसा है जो 37 हफ्ते से पहले ही पैदा हो गया हो, और पोस्ट टर्म है जो बच्चा 42 हफ्ते के बाद पैदा हुआ, उसको हम पोस्ट टर्म बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्थ वेट क्या है, अकॉर्डिंग टू बर्थ वेट है एक्सट्रीम लो बर्थ वेट किसको बोलते हैं, ऐसा इंडिविजुअल जो क्या हो, लेस देन 100 ग्राम हो, 100 नहीं 1000 ग्राम एट बर्थ, यानी कि ऐसा बच्चा जिसका जन्म के समय 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो से कम का हो, वो क्या है, वो एक्सट्रीम लो बर्थ वेट के अंदर आता है। और वेरी लो बर्थ वेट के अंदर कौन सा आता है, ऐसा बच्चा जो जन्म के समय 1500 ग्राम के आसपास का हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी लो बर्थ वेट। वहीं पे लो बर्थ वेट उसे माना जाता है ऐसा इंडिविजुअल जो 2500 ग्राम के से कम का हो, उसको हम लो बर्थ वेट मानते हैं। तो इस तीनों चीजों को ध्यान रखना, ये यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। समझ गए इस बात को। एक्सट्रीम लो बर्थ वेट 1000 ग्राम से कम, वेरी लो बर्थ वेट 1500 ग्राम से कम, लो बर्थ वेट 2500 ग्राम से कम है, तो क्या है, लो बर्थ वेट। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौमार वृत्ति की जो हमने इस वीडियो में पढ़ी है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट कीजिए, हम और बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ठीक है, साथ ही में नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, ऐसी मोर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो अगला जो फर्दर टॉपिक है उसको हम पढ़ने